सो लेक्चर एंड यहीं पे हुआ था। हम लोगों ने क्या देखा था कि इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसको हमने डिफाइन किया था कैसे। सो दैट इज नथिंग बट लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस। ये एफ ऑफ एस क्या है? तो एफ ऑफ एस वाज नथिंग बट इनडिफिनाइट इंटीग्रल। ओके, अब ये जो इंटीग्रल है, द इंटीग्रल a to infinity f of x dx, which is equal to limit s tends to infinity, इंटीग्रल ये f of s का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, a से लेके s f of x dx is a type of improper इंटीग्रल। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन होगा कि मैंने लिखा ये एक टाइप है, इसी को ही इम्प्रॉपर कहा जाए ये जरूरी नहीं। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इम्प्रॉपर को डिफाइन करेंगे। हम लोग को उसका एक टाइप पता है कि एक टाइप क्या हो सकता है, तो इंटीग्रल ए से लेके इंफिनिटी वाले जो होता है दोज आर कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसका मतलब भी समझ के रखो। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इंटीग्रल ए से लेके इंफिनिटी का कुछ मतलब नहीं होता है। मतलब किस चीज का बनता है, तो इस चीज का बनता है, यानी कि लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके s f of x dx। वी कैन फाइंड आउट दिस, वी कैन नेवर फाइंड आउट दिस, दिस इज जस्ट अ नोटेशन। इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f of x dx, दिस इज जस्ट अ नोटेशन। हम लोग उसको कभी निकाल नहीं सकते बिकॉज इनफाइनाइट को सब्सटीट्यूट करना इन दैट थिंग वी कैन नेवर डू, बिकॉज इनफाइनाइट क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो कोई एक नंबर नहीं है कि हम उसे सब्सटीट्यूट कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। So if we want to work with infinite, we should work with the limits. Now, thing we will do is we will define improper integral. Okay, it's really simple. The improper integral is the limit of definite integral. अब ये definite का मतलब क्या होता है, कोई गेस करेगा? बिकॉज मैंने इससे पहले इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया। यू माइट नो, माइट नॉट नो। डेफिनाइट का मतलब क्या होगा? डेफिनाइट इंटीग्रल, कोई गेस करना चाहेगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जिसके दोनों लिमिट्स हो, यानी कि अगर मैं डेफिनेट के बारे में बात करूं तो इंटीग्रल a से लेके b f of x dx जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे मैंने वर्ड में लिखा क्या है, तो मैंने लिखा है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, दिस इज नथिंग बट लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वेयर द एंड पॉइंट approaches one okay approaches a real number, any real number. It could be approaching infinity or it could be approaching minor infinity. यहाँ पे मतलब मैंने क्या कहा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में होता क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर कोई तो एक जो उसका एंड पॉइंट है वो कोई रियल नंबर की तरफ जा रहा है, या फिर वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, या फिर वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो अगर मैं कहूंगा तो इट इज लिमिट c टेंडिंग्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके c f of x dx। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लिमिट ऑफ definite integral where one of the end point is going towards infinity. Similarly, मैं माइनस इंफिनिटी के लिए भी कर सकता हूँ, a tending to माइनस इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके c f of x dx। और उन्होंने क्या भी लिखा है, और एक चीज लिखा है कि वो रियल नंबर्स की तरफ भी जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जाए, बट रियल नंबर्स है तो सपोज आई टेक माई c रीचिंग b इंटीग्रल a से लेके c f of x dx। तो इसको भी मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहूंगा। क्यों इसको इम्प्रॉपर कहूंगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट लिमिट ऑफ अ डेफिनाइट इंटीग्रल
जहां पे लिमिट हमने कहां पे लगाया, हमने लिमिट लगाया एंड पॉइंट पे, वन ऑफ द एंड पॉइंट अभी के लिए। सिमिलरली लोअर लिमिट पे भी हो सकता है, नो इश्यू अबाउट इट। सो इफ माय a गोज टू b, दिस इज a से लेके c f of x dx. So these are what? These are nothing but all examples of improper integral. In some cases, एक छोटा सा नोट करता हूं, then I'll give you time to ask question. In some cases, both the limits, both the endpoints, sorry, both the endpoints approaches limit. यानी कि ऊपर का जो पॉइंट है यानी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों के ऊपर लिमिट लग सकता है. दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल. आदित्य जी गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आया, क्या के गए थे? ओके मितेश यादव, मिथिलेश यादव, ओके गुड. बट यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है? तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब कि हमने डेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर लिमिट लगा दिया. अब लिमिट किस चीज के ऊपर है? तो लिमिट लगता है कोई तो एक एंड पॉइंट के ऊपर, दोनों एंड पॉइंट भी हो सकता है. वो एंड पॉइंट को हम लोग कौन सा लिमिट लगा सकते हैं? हम लोग उसको किसी रियल नंबर की तरफ भेज सकते हैं लिमिट को, या फिर हम लोग उसको इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी भेज सकते हैं. ओके, ये इम्प्रॉपर का मतलब थोड़ा कुछ समझ रहा है क्या कि क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कुछ तो बातें करोगे ना तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, है ना. वंस यू हैव एनी डाउट, डिफिकल्टी, इफ यू आस्क वी कैन डिस्कस मोर. इज इट अंडरस्टूड कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है? ओके, थोड़ा बहुत समझा. हम लोग क्या करते हैं ना, इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, अगर मैं सपोज इफ आई टेल यू व्हाट इज इंटीग्रल, ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा कुछ डेफिनेट इंटीग्रल, और इसका जो आंसर आएगा, सपोज द आंसर इज सम z, so this z is called definite integral of this function in this बाउंड, यानी कि a से लेके b तक का उसका इंटीग्रल इज नथिंग बट दैट z. एंड z को मैं क्या कहूंगा? z इज नथिंग बट आंसर जो आता है उसी को हम लोग कहते हैं दैट इज नथिंग बट डेफिनेट इंटीग्रल. जैसे कि इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या होता है? तो हम सबको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता है बट आई थिंक इट इज माइनस कॉस x, है ना. इज ये फॉर्मूला राइट है क्या? इज दिस फॉर्मूला करेक्ट? साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस x. यस आई थिंक मिथिलेश यादव. ओके, सो दैट मींस यहां पे हम लोग बोलते क्या है कि दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ दिस. करेक्ट, ये टर्मिनोलॉजी तो समझ रहा है ना कि माइनस कॉस एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स. ये समझा? ओके, उसी तरीके से मैंने ऊपर क्या कहा, z इज नथिंग बट डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x. ये भी समझा? ये यहां पे मैंने जो लिखा है z इज नथिंग बट डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x. तो उसी तरीके से इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज नथिंग बट आंसर ऑफ दिस लिमिट, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, a से लेके इंफिनिटी f ऑफ x dx. यानी कि ये लिमिट का जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन f ऑफ x. इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब कि इंटीग्रल तो निकाल रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल का जो आंसर आ रहा है वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है. हम लोग इंटीग्रल के आंसर के ऊपर लिमिट लगाते हैं और फिर जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इज इट थोड़ा थोड़ा ओके? यस और नो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अगर नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करें, एग्जांपल अभी देख लेंगे, अदरवाइज मैंने एग्जांपल एंड में दिया था. हम लोग थोड़े एग्जांपल भी देखेंगे आज एंड में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में. वॉइस इज ब्रेकिंग सर, हर किसी को इशू है क्या? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, आई थिंक क्या इशू हो सकता है? नो इट्स नॉट ओके, इट माइट बी कि कहीं नेटवर्क इशू की वजह से, अदरवाइज इट इज फाइन. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग नो इशू. आज मेरा वॉल्यूम थोड़ा लो है, थोड़ा तबीयत है. ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं. मुझे पता है कि आई थिंक 50% समझा होगा कि इंडिफिनाइट क्या होता है. थोड़े टाइम के बाद और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसी चीज को मैं, ये जो दूसरा वाला ना, उसको मैं माइनस इंफिनिटी सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं. यहां पर ये जो हम लोग ने नोटेशन यूज किया ना,
दिस इज नथिंग बट अब्यूज ऑफ नोटेशन। मैंने ये वर्ड, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूँ ना मैथमेटिक्स के अंदर, अब्यूज ऑफ नोटेशन। मैंने कहीं तो रेफरेंस बुक में पढ़ा था, तो मैं चाहता था कि आप लोगों को ये वर्ड बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। अब्यूज ऑफ नोटेशन का मतलब क्या होता है? जब मैथ्स में मैंने पहली बार पढ़ा ना, आई थिंक आई वाज इन टी1, क्या मतलब होता है पता नहीं, बट तब जाके समझा कि ये जो नोटेशन है वो दिखता है ऐसा, लेकिन उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रल ए से लेके इन्फिनिटी हमने लिख तो दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे और उसके अंदर लिमिट इन्फिनिटी डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये नोटेशन भले ऐसा दिखे, बट उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कि हम लोग इंटीग्रल ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालेंगे, और फिर उसके आंसर के अंदर हम लोग लिमिट लगाएंगे सी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। करेक्ट? तो ये जो है, बार बार मैं वही कर रहा हूं, ये सिर्फ एक नोटेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ये समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये एक नोटेशन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। What it represent is, it represent the limit c tends to infinity integral a से लेके c f of x dx। ये अब्यूज ऑफ नोटेशन वाला फंडा समझ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सर वॉइस इज ब्रेकिंग, अरे बाबा रे, आज तो लेट मी जस्ट चेक माय ब्लूटूथ कनेक्शन सही है कि नहीं यार, चार्ज भी तो था। सर वॉइस इज ब्रेकिंग, लेट मी चेक, गिव मी फ्यू मिनट्स, आई थिंक इट शुड बी फाइन। अरे यार बेटा, कुछ नहीं चल तो रहा है यार। No, sir, you are clear, sir. Please repeat abuse of notation. Okay, no problem. Okay. So abuse of notation में कहना क्या चाहता है? कोई भी मैथमेटिशियन जब उसके रेफरेंस बुक में ये लिखता है ना कि मैंने abuse of notation किया, उसका मतलब उसने किसी चीज को डिनोट तो कर दिया, लेकिन उसका मतलब डायरेक्टली वो नहीं। जैसे कि यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f of x dx, लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रल निकालो फिर लिमिट a से लेके इंफिनिटी रखो? नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट लिमिट c टेंडिंग्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल a से लेके c f ऑफ x dx। यानी कि ये नोटेशन का डायरेक्ट मतलब नहीं निकालना है, तब हम लोग कहते हैं अब्यूज ऑफ नोटेशन। नोटेशन कुछ और रिप्रेजेंट करता है, तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। सूरज जी समझ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? सूरज, सूरज मिश्रा जी। यस सर, ओके ओके। अगर नहीं समझा तो नो बोल देने का, मैंने 2 बार पूछा तो ऐसा नहीं कि हाँ ही बोलना। नो बोलोगे तो हम लोग और बात कर सकते हैं। सो हम लोग ने यहाँ पे कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बात की। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज कर लेते हैं। एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अगर आपका थ्योरी एग्जाम होता है तो फंडामेंटल थ्योरम आर ऑलवेज फेवरेट ऑफ टीचर्स, बिकॉज दे आर द बेस ऑफ एनीथिंग। तो अगर हम लोग कैलकुलस में बात करेंगे तो कैलकुलस में होता क्या है, हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कनेक्ट्स बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो हम लोग इसको स्टेट करेंगे और फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। कल जो हमने प्रूव किया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें करेंगे, सो डिफिकल्ट तो है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसका स्टेटमेंट। इफ माई f is a continuous function on the closed and bounded interval, closed and bounded interval, कौन सा इंटरवल हम लोग लेंगे? तो इंटरवल a कॉमा b, एंड वी डिफाइंड f of z इज इक्वल टू, z लू क्या ले लू, x ले लेता हूं बिकॉज नोटेशन अच्छा दिखेगा। f of x डिफाइंड एज इंटीग्रल a से लेके x f of t dt, where my x is an element of a comma b, then my f dash of x is equal to f of x for all x inside a comma b। आई थिंक ये सिंपल सा फंडा है। हम लोग जब 12th में थे ना, जब मैं भी 12th में था तब मैंने भी इस चीज को पढ़ा था, लेकिन तभी क्या होता है ना, 12th के अंदर हम लोग शायद से प्रूफ भी होता था, लेकिन हम लोग देखते नहीं थे। हम लोग क्या था, फॉर्मूला देखा, हो गया, चलो अप्लाई कर दिया।
बट टुडे विल बी लर्निंग द प्रूफ ऑफ इट, डिटेल प्रूफ, बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे एक चीज है जो कल क्वेश्चन था कि इसको हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्यों कहते हैं। इनडेफिनाइट का एक रीजन जो है वो वर्ड देने का, दैट कम्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेने पे मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, आई शुड बी मोर प्रिसाइज, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने पे मुझे स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ माई एफ ऑफ एक्स। इसीलिए हम लोग इसको इनडेफिनाइट कहते थे। लेकिन आज हम लोग एट द एंड, मैंने एक पीपीटी बनाया छोटा सा जिसके अंदर मैं टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए इस स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि हमको करना क्या है। इज अ स्टेटमेंट क्लियर? ओके, यस, ओके, किसी का तो आवाज आया बट ओके। सो स्टेटमेंट बहुत सिंपल था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर मैंने अपने इनडेफिनाइट इंटीग्रल का डेरिवेटिव लिया, आई विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन। करेक्ट? तो ये चीज को प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। मुझे प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स इनसाइड ए कॉमा बी। सो व्हाट आई स्टार्ट विद, आई स्टार्ट द प्रूफ फॉर एनी फिक्स, कोई तो एक, मैंने कोई भी एक उठाया फिर उसको फिक्स कर दिया। फॉर एनी फिक्स एक्स इनसाइड ए कॉमा बी we choose small h which is not equal to 0 such that, हम लोग कुछ ऐसा h को चूज करेंगे such that my x plus h अगर मैं करूंगा तो that is also inside the interval. Is it possible to find out ऐसा h always? चूज करना बोला है तो ऐसा पॉसिबल भी होना चाहिए ना, पता चला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इज इट ऑलवेज पॉसिबल? थोड़ा सोच के बताओ। क्या कोई भी x लिया तो क्या हर बार मैं एक ऐसा h चूज कर सकता हूं such that x plus h is an element of a comma b, the close interval a comma b? यस और नो, थोड़ा सोचना। अगर नहीं होता है तो मुझे बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज को। आदर्श तिवारी जी, यश कुमार कुंभात, चलेगा? ओके, यस। अरे नयन कहाँ गए थे? आवाज आ रहा है नयन अब? यस, बट एच कन्वर्जेस टू जीरो, दैट मीन्स हीरालाल जी ये कहना चाहते हैं कि एच हम लोग छोटा चूज कर लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन सपोज अगर मैंने एक्स को बी चूज कर दिया तो क्या ऐसा कोई एच एग्जिस्ट करेगा क्या? अगर मैंने एक्स की जगह पे बी चूज कर दिया, बिकॉज आई कैन चूज एनी नंबर ना, तो क्या ऐसा कोई एच एग्जिस्ट करेगा? नहीं। देखो यही चीज थी जो मेरे दिमाग में आई थी। फिर हम लोग को एक छोटी सी चीज नोट करनी है। अगर सपोज मेरा x इज इक्वल टू बी है, देन आई विल चूज h सम नेगेटिव नंबर। क्या फर्क पड़ता है, हमने नॉट इक्वल टू जीरो लिया ना। गेटिंग द पॉइंट? मैं नेगेटिव नंबर ले लूंगा, फिर b में से h निकालूंगा तो आई विल बी देयर इनसाइड दैट इंटरवल। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? मैंने कहा कि अगर x की जगह पे b ले लिया, देन आई विल चूज h टू बी अ नेगेटिव नंबर। बाकी हर किसी के लिए मैं पॉजिटिव नंबर चूज कर सकता हूँ। इश्यू कहां पे आएगा? अगर x का वैल्यू b हो गया तो, अदरवाइज नहीं। बाकी हर बार हम लोग कोई तो छोटा एक h ढूंढ लेंगे सो दैट ऐड करने के बाद आंसर उसी के अंदर रहे। तो अगर x की जगह पे b है, देन वी चूज h टू बी अ नेगेटिव नंबर। चलेगा? ये समझा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि हर बार हम लोग कुछ ना कुछ चूज कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू x चूज। x कुछ भी लो, h तो एग्जिस्ट करेगा। What if A and B are positive? That doesn't matter. A and B could be anything. Dear, okay, I don't know. 210. What we do is I just show you the diagrammatically. Suppose A and B are anything. कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. Suppose I choose X over here. Then what I'll do? मेरा H जो है मैं इतना चूज कर लूंगा, this distance. तो अगर ये X है तो दूसरा पॉइंट will be X plus H. करेक्ट? I choose पॉजिटिव नंबर इसलिए इस तरफ गया। अगर सपोज मैंने इसको ही X चूज कर लिया, then I'll choose some negative number. तो मैं यहां पे आ जाऊंगा ना, then my x plus h will be over here and we choose h negative. अगर वही तो बोल रहा हूं ना डियर, इफ आई कंसीडर पॉजिटिव मैं इस तरफ शिफ्ट होऊंगा, अगर मैंने h को नेगेटिव चूज किया तो मैं इस तरफ आऊंगा। और a और b कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज ऐड करने पे वो राइट की तरफ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा।
बट हम लोग ऐसा तो चूज कर ही सकते हैं सच दैट कि वो x प्लस एच ए कॉमा बी इंटरवल के अंदर। ओके तो थोड़ा आगे बढ़ता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यस सर ओके थैंक यू सर, x माइनस एच ना, बट h नेगेटिव है ना डियर, माई h सम नेगेटिव नंबर है ना, h इज अ नेगेटिव नंबर, तो वो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, है ना। ओके ग्रेट, सो नाउ वी जस्ट कंटिन्यू दस, सो वी थोड़ा सा एक नोट कर देता हूँ बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो इस चीज को याद रहना चाहिए आपको, नोट कर रहा हूँ तो किसी और कलर से कर देता हूँ। ओके सो जस्ट नोट इट डाउन, नोट my h can be greater than 0 or h can be less than 0 based on choice of x, but without loss of generality, without loss of generality we choose h to be greater than 0। यानी कि मैं क्या कहता हूं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब कि h ग्रेटर देन 0 के लिए जो प्रूफ रहेगा दैट प्रूफ विल बी सेम फॉर h लेस देन 0, करेक्ट, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो हम लोग h ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव करेंगे एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर h लेस देन 0, माइनर से चेंज हो गया दैट इज फाइन। ओके सो आई चूज माई h टू बी सम पॉजिटिव नंबर, अगर नेगेटिव है तो प्रूफ सिमिलरली जाएगा, कुछ माइनर से चेंज होने वाला है। ओके अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। नाउ वी कंसिडर f of x plus h, by the definition of indefinite integral it is a से लेके x plus h f of t dt, therefore I can write my f of x plus h, कल जो किया था ना ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा a से लेके x f of t dt प्लस x से लेके x plus h, क्या ये चलेगा ये स्टेप, फर्स्ट प्रॉपर्टी था शायद, कल हम लोग जो प्रॉपर्टीज लिस्ट डाउन कर रहे थे ना तब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ही था, yes it was fine। now this again this thing is same as I got f of x plus h is equal to, ये कैपिटल f of x हो जाएगा एंड दिस थिंग एज इट इज, इसको हम लोग कुछ लिख नहीं सकते कैपिटल के फॉर्म में, तो इसको एज इट इज रख देते हैं f of t dt। ओके ग्रेट गोइंग वेल, सिमिलरली जो कल किया था सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि f of x plus h माइनस f of x इज इक्वल टू इंटीग्रल x से लेके x plus h f of t dt। अब हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड उसके साथ थोड़ा खेलेंगे और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लाएंगे। हमारे पास क्या था क्वेश्चन के अंदर, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर हमें कुछ चीजें दी गई थी, व्हाट वाज दैट कि माय f इज कंटिन्यूअस ऑन a कॉमा b, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल देन इट इज बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल, implies me my f is bounded on close interval a comma b में तो बाउंडेड है, also it will be bounded in this interval also, yes or no, it is bounded on close interval a comma b, sorry तो it is bounded on x comma x plus h, yes is it fine this statement, yes। और एक देखो छोटा सा नोट है, अगर सपोज मेरा h नेगेटिव होता ना तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, ऐसे लिख देता, बिकॉज अगर h नेगेटिव है तो इतना फर्क आता है यहाँ पे, ठीक है, तो जहां पर भी फर्क है मैं आपको बताते रहूंगा, अदरवाइज ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। अगर वो बाउंडेड है तो हमने पढ़ा था बाउंडेड है उसका मतलब इसको लोअर एंड अपर दोनों बाउंड होता है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम, यहां पे हम लोग अलग अलग बाउंड ले रहे हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल m इनसाइड r प्लस सच दैट माय f of t lies between this small m and capital M for all t inside this interval, because वो बाउंड है। उसके साथ साथ there will exist 2 points t1 and t2 such that, अब अगर उसके बाउंड है तो उसको अपने बाउंड अटेंड भी तो करने पड़ेंगे, यानी कि ये जो स्मॉल m है वो उसका कभी तो वैल्यू होगा, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस है इसके लिए, करेक्ट, वी आर यूजिंग द मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ नहीं यूज कर रहा। हम लोग ने क्या देखा कि t1 और t2 ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे वो अपने बाउंड को अटेंड करेगा, यानी कि my f of t1 will be my small m and my f of t2 will be my capital M, यानी कि मैंने यहां पे ये कहा कि वो अपने जो बाउंड है उसको अटेंड भी कर रहा है,
यानी कि स्मॉल m कभी तो आएगा, कैपिटल M कभी तो आएगा, तो दोस टू पॉइंट्स आर t1 एंड t2, करेक्ट, एंड दैट कुड बी इनसाइड द इंटरवल, मैं लिख देता हूँ, दैट विल बी इनसाइड द इंटरवल a कॉमा b। जरूरी नहीं है कि वो x और x प्लस h के अंदर ही हो, उसके थोड़े बाहर भी हो सकता है, तो इश्यू नहीं है उसके बाद। सच दैट, ओके, यहाँ पे सच दैट मैंने इरेज किया है। सो दिस इज द थिंग, बट द मेन की पॉइंट, हर एक थ्योरम में कुछ की पॉइंट्स होता है, तो दिस इज द की पॉइंट, बिकॉज इसके बाद से फ्लो है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो था इसको ले लेते हैं कुछ इक्वेशन नंबर, इसको ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं। अब हम लोग 2 के साथ थोड़ा खेलेंगे, जैसे हम लोग ने कल भी खेला था, कि हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशन जो है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x से लेके x प्लस h तक, f ऑफ t dt। तो अगर इसको इंटीग्रल किया तो मुझे इंटीग्रल ऑफ x प्लस h m dt, और नीचे क्या आएगा, तो इंटीग्रल x से लेके x प्लस h स्मॉल m dt, करेक्ट। सो ये मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज व्हाट, द फर्स्ट इंटीग्रल जो है दिस इज सेम एज व्हाट, इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ m विथ द बाउंड x से लेके x प्लस h, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू t। सो क्या होगा, सो गए क्या, यस, हाँ चलो जाग FT1 प्रिया जी थोड़े से गलत हो जाएगा। प्रिया जी कैसे सोचा आपने FT1, एक्चुअली अगर आप देखोगे डियर, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, आपने थोड़ा अच्छा सोचा, मतलब बहुत ज्यादा ही सोच लिया, यू थॉट ऑफ m की जगह पे FT1 रखना, बट डियर दिस इज अ कांस्टेंट, कुछ भी करो आप, ये लिखो या फिर ये लिखो, दिस इज अ कांस्टेंट, है ना। T1 एक फिक्स नंबर है, वेरिएबल तो है नहीं, करेक्ट। सो वो फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, उसका मतलब कि m बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 इज नथिंग बट t, फिर आप लिमिट रखोगे x प्लस h माइनस x, तो ये हो जाएगा m इंटू h। साहिल जी ने जो कहा एब्सोल्युटली राइट था, बट क्या हर कोई अग्री कर रहा है अब इससे, यस, दिस स्मॉल m इंटू h, अगर नहीं तो हम लोग उसको करते हैं सॉल्व यहाँ पे, बट यस और नो बोलना पड़ेगा आपको। रिपीट सर, ओके, नो इशू। सो व्हाट आई वांटेड इज, ओके, सो इट इज x से लेके x प्लस h m dt। अब ये तो सबको पता है ना कि m एक कांस्टेंट है, अगर वो एक कांस्टेंट है उसका मतलब कि मैं उसको बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन के। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमें पता है वो हो जाएगा t, लिमिट क्या है, लोअर लिमिट x अपर लिमिट x प्लस h। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है अभी, m x प्लस h माइनस x, ये x x कैंसिल, बचा क्या, m इंटू h। यस प्रिया एंड तरुणम, इज इट ओके, यस गुड। सो सिमिलरली ये देखो, इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, x से लेके x प्लस h f ऑफ t dt। सिमिलरली ये क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, यस नाउ क्लियर, थैंक यू नयन जी, नयन जी व्हाट विल बी दिस नाउ, राइट वाला क्या आएगा, क्या लिखूं, वेरी गुड, सो इट इज m, कैपिटल h नहीं है, स्मॉल h ही है, ठीक है, ओके वेरी गुड। सो नाउ देखो कुछ चीजें समझ रहे हो आप, मजा आ रहा है मुझे भी। अब हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे को डिवाइड कर देंगे h से, ये हो जाएगा m लेस देन 1/h इंटीग्रल x से लेके x प्लस h f ऑफ t dt लेस देन कैपिटल M। अब यहां पे मैं रीजन लिख रहा हूं, सिंस मैं h इज ग्रेटर देन 0, अगर h लेस देन 0 होता तो मुझे सबका जो साइन है वो उल्टा करना पड़ता था, है ना। अगर सपोज मैं माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सबका जो साइन है वो उल्टा करना पड़ता था, बिकॉज मेरा h इज ग्रेटर देन 0 सेम साइन रहा, यानी कि ये लेस देन जो है वो सब जगह पे लेस देन ही रहा, अगर h वाज लेस देन 0 देन ग्रेटर देन साइन आता था, सिर्फ इतना ही फर्क होता था, बाकी कुछ प्रूफ में ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। इज इट अंडरस्टूड, मैंने ये h ग्रेटर देन 0 का रीजनिंग कैसे दिया,
वाला भी करके दिखाओ ना, m इंटू, अच्छा कैपिटल M इंटू एच, ओके सूरज जी कर लेते हैं। सूरज जी मैं इसमें मिटा दूं, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल M। देखो कैपिटल M है तो m कांस्टेंट है, कैपिटल M तो बाहर ले लिया, फिर अंदर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कैपिटल M जो था वो भी एक कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ 1 इज t, फिर लिमिट रख दो x प्लस एच x, तो हो जाएगा कैपिटल M इंटू एच। समझा सूरज? Yes, okay, great. So now what we did is over here, therefore I write my m is less than theta less than capital M, where theta क्या है, तो theta is nothing but the middle वाला part, theta is equal to 1 by h इंटीग्रल x से लेके x plus h f of t dt। अब आ रहा है दूसरा ट्रिक पॉइंट इन दिस प्रूफ। क्या करना है, मुझे पता है कि स्मॉल m एंड कैपिटल M जो है वो मेरे फंक्शन f के बाउंड है इनसाइड दैट इंटरवल x से लेके x प्लस h तक के लिए, राइट। यहां पे हम लोग ने किया था, ये रहा m एंड कैपिटल M आर द बाउंड ऑफ द फंक्शन, और बाउंड कहां पे अटेंड करता है वो, t1 और t2 के अंदर, है ना, मतलब f of t1 is small m and f of t2 is capital M. Now since I'll just write the reasoning once, then I'll explain. Since my f of t1 is equal to m and my f of t2 is equal to capital M, then there exists some number c between this t1 and t2। मैं इसको वर्ड में लिखता हूँ बिकॉज हमें पता नहीं कि कौन बड़ा है, t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है, so I will just write in word, exists c between t1 and t2 such that my f of c will be equal to theta। इसका रीजन है since my f is a continuous function, बिकॉज वो कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसके लोअर और अपर बाउंड के बीच में कोई नंबर है तो वो नंबर को भी वो अटेंड करेगा। यस, यहां से ये जो मैंने अभी रीजनिंग दिया वो समझा क्या, कि थीटा अगर बीच का नंबर है तो देयर विल एग्जिस्ट सम पॉइंट जहां पे वो थीटा वैल्यू पे लेगा। यस, थोड़ा थोड़ा एक्चुअली आवाज नहीं आया, सूरज ही था शायद, कैन यू टाइप सूरज? अच्छा समझा, ओके 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 ओके, एक बार कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा डायग्राम से बताता हूँ। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से। सपोज ये मेरा कुछ तो एक फंक्शन है, ये हो गया मेरा पॉइंट t1, ये हो गया मेरा पॉइंट t2, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। हमने क्या कहा कि ये m, ये जो है ये होगा स्मॉल m और ये हो जाएगा मेरा कैपिटल M। हमने क्या ढूंढा कि यहाँ पे बीच में एक नंबर है थीटा, तो ये थीटा के लिए ये t1 और t2 के बीच में कोई तो एक नंबर होगा c, सच दैट ये हो जाएगा मेरा f ऑफ c विच इज इक्वल टू थीटा। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, यानी कि वो ब्रेक नहीं ले सकता, ब्रेक नहीं ले सकता, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी इसमें से बीच में कोई भी पॉइंट होगा ना, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ तो एक पॉइंट होगा, सच दैट f ऑफ दैट पॉइंट इज द पॉइंट ओवर हियर। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया लगता है, मैं फास्ट फॉरवर्ड हो गया, बट आई थिंक थोड़ा समझा क्या कहने की कोशिश की मैंने। नो, अच्छा तरुणम, आप ही ने बोला क्या मुझे, आप ही थे? यस, ओके ग्रेट, बट दिस इज एन आइडिया बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूअस है इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं, अदरवाइज क्या होता कि बीच में ब्रेक पॉसिबल था, तो थीटा अगर बीच में तो दैट इज नॉट नेसेसरी अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो। बट अब हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट हो चुका है। हमें क्या पता चला कि माई देयरफॉर उसके पहले एक चीज है कि मेरा c कहाँ पे मैंने लिखा है ना, हाँ, c इज बिटवीन t1 एंड t2 लिखा है, ओके। सो व्हाट वी अंडरस्टूड टिल नाउ इज माई f ऑफ c इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या था, तो इट वाज 1 बाई h इंटीग्रल x से लेके x प्लस h f ऑफ t dt। अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पार्ट है वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। बाय इक्वेशन नंबर 1 that part is same as capital F of x plus h minus f of x।
यानी कि दिस इज सेम एज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अभी हमने क्या किया, जितना भी सब्जी हमने बनाया था सब हमने मिक्स कर दिया और कुछ नहीं किया। जो भी हमने आगे चीजें की थी सबको एक साथ लाके हमको एंड में ये मिला कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू माई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स divided by small h, where my this c is between t1 and t2। यहां तक चीजें समझी कि हमने क्या किया सर, इट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, हीरालाल जी ने सही याद रखा है सर। ठीक था हीरालाल जी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत ही अच्छा बोला। मैं नाम भूल जाता हूँ यूजुअली, बट हीरालाल जी को याद था। थैंक यू सो मच हीरालाल जी। बट ये जो मैंने फाइनल स्टेप लिखा वो समझा क्या सबको? एफ ऑफ सी इज इक्वल टू दिस। यस ओके ग्रेट। सो नाउ व्हाट विल डू, अब आप देखोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उस पर थोड़ा बात करेंगे। पहले राइट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे अगर मैंने लिमिट लगा दिया h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? राइट हैंड साइड में अगर मैंने लिमिट लगा दिया h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में लिमिट लगा दिया h टेंड्स टू 0 तो वो क्या हो जाएगा? हाँ यस प्रिया जी, बहुत ही गलत गेस था, बट इट इज एफ डैश ऑफ एक्स। यस इज नॉट डिफाइंड है, क्या नॉट डिफाइंड मैन, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। अगर सपोज मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लिया, आई थिंक हम लोग मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, आप एसवाई में हो ना, तो नेक्स्ट सेमेस्टर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको ये सब चीजें। मैम थोड़ा पढ़ाएंगी, मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा। दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो जिनको याद नहीं था, नहीं पता था, वो नोट करके रखेंगे इसको कि अगर मैंने h टेंड्स टू 0, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ अ लिमिट। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी अभी तो, ओके कोई इशू नहीं है। लेकिन अब देखो, राइट हैंड साइड तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो इफ वी टेक, आई जस्ट, ये कंक्लूजन होगा हमारा, बस हो गया। इफ वी टेक लिमिट h टेंड्स टू 0, देन पहले तो देखो, देन RHS इज सेम एज f डैश ऑफ x, एंड ये जो है x कॉमा x प्लस एच, इसको क्या हो जाएगा, ये इंटरवल को क्या हो जाएगा, ये इंटरवल कहां जाएगा? अगर मैं h को 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये इंटरवल कहां जाएगा? x से लेके x प्लस एच जो इंटरवल लिया था वो कहां जाएगा? yes it will become singleton x, correct, it will become singleton x। बट हमें पता है कि ये जो c जो है वो इस इंटरवल के बीच में आता है ना, x से लेके x प्लस एच के बीच में आएगा ना। c lies between t1 and t2, but this t1 and t2 lies between this, therefore अगर मुझे पता है कि ये c इन दोनों के बीच में है, उसके बाद मुझे ये भी पता है कि h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये जो चीज है वो तो सिंगलटन x हो रहा है, उसका मतलब मेरा जो c है वो x की तरफ जाएगा ना। अगर मैंने h को 0 की तरफ लेके गया तो c को भी 0 x की तरफ जाना पड़ेगा। therefore my limit c, मैं पहले इज्जत से लिखता हूं, यानी कि h टेंड्स टू 0 लिखता हूं पहले, f of c, this is 0, is same as limit c टेंड्स टू x, f of c। अब इसका वैल्यू क्या होगा? this is same as what, limit c टेंड्स टू x f of x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चलो, कल ही मुझे किसी ने बोला था लिमिट c टेंड्स टू x f of c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जल्दी 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 जल्दी, सिर्फ लिमिट लगाना। प्रिया जी, इट विल बी f of x, सिर्फ x में हम लोग क्या हो रहा है कि c is going towards x, तो इट विल बी f of x। क्यों? सिंस f is continuous, जब कंटिन्यूअस होता है तभी ये चीज ट्रू है ना।
अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहते हो आप? इफ योर लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ x नॉट, तभी आप कहते हो ना कि वो कंटिन्यूअस है। यस प्रिया जी, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, ओके। सो व्हाट आई गॉट, मेरा लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिला f ऑफ x, मेरा राइट हैंड साइड मुझे मिला कैपिटल F डैश ऑफ x, एंड सिंस मैंने कोई भी x लिया था, hence this is true for every x inside a comma b। उसका मतलब मैंने इनडेफिनाइट इंटीग्रल का डेरिवेटिव ले लिया, देन दैट इज सेम एज माय ओरिजिनल फंक्शन स्मॉल f ऑफ x। थोड़ा 2 मिनट दे रहा हूं मैं, 2 मिनट नहीं दूंगा, सॉरी, मुझे एक चीज करना है। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा चेंज करना है। मैंने ना एक जगह पे ये लिखा था, दिस t1 एंड t2 शुड बी एलिमेंट ऑफ x से लेके x प्लस h, तभी वो हमारा काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर मैंने a b ले लिया तो इशू हो जाएगा। और क्या होगा ना कि हम लोग को कोई भी बाउंड है, हम लोग उसको इसके अंदर काम करवा सकते हैं, तो इशू नहीं है हमारे पास, वी कैन डू दिस। आई थिंक बाउंडेड थ्योरम कुछ तो थ्योरम था, बट ठीक है। एक छोटा सा मैंने चेंज किया, मैंने यहाँ पे a कॉमा b की जगह पे x कॉमा x प्लस h लिया, बिकॉज वो प्रूफ को सही से आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम। व्हाट यू गाइस कैन डू इज लेटर ऑन यू कैन एक बार इसको पढ़ो। मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा काम है आप लोगों का, इसीलिए मैं थोड़ा उसको टाइम कम दे रहा हूँ, इन द सेंस कि डाउट पूछ सकते हो आप मुझे, लेकिन थोड़े टाइम बाद। ठीक है, मैं थोड़ा 5 मिनट ज्यादा ले लूंगा, चलेगा, बिकॉज मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज रेडी किया है। अब हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम क्या है, सो आई कैन वर्क ऑन दिस। ओके, आई थिंक इट शुड वर्क वेल। ओके, सो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, टर्म्स यूज्ड इन इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बात करनी थी मुझे, बिकॉज कल किसी एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर हम लोग इनडेफिनाइट वर्ड क्यों यूज करता है, तो उसके पीछे का रीजन जो देना है, आई सेड कि हम लोग इम्प्रॉपर पढ़ेंगे और उसके बाद में दूंगा, बिकॉज तब डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाता है। तो आज हम लोग करेंगे। पहले तो इंटीग्रेशन होता क्या है, करेक्ट, उसके बारे में मुझे थोड़ी बात करनी है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सो अगर हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो उसका मतलब कोई भी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उसको एक वैल्यू देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल, करेक्ट, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल असाइंस number to the function in a way that describe either displacement area हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर आ सकता है। The process of finding integral is called as an integration. This is a simple definition. मुझे विकिपीडिया ने बता दिया कि हाँ ये definition होता है, मुझे अच्छा लगा तो I just pasted it over here. But integral के कुछ application है जो हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है, और भी 2-3 चीजें जो हम लोग यूनिट नंबर 3 में करने वाले हैं। बट इंटीग्रल क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट असाइनिंग अ नंबर टू अ फंक्शन। अब ये जो हम लोग इंटीग्रल होता है, इसके साथ कुछ टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं इनसाइड दिस कोर्स। पहला टर्म जो हम लोग ने यूज किया, जो आपको पता भी था, जो आपने मुझे अच्छे से बताया आज, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसके बारे में भी देखेंगे। दूसरा टर्म जो हम लोग ने यूनिट 2 से स्टार्ट किया, दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। और तीसरा टर्म जो आज हम लोग ने सीखा, दैट इज नथिंग बट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इन तीनों के बारे में कुछ कुछ डेफिनेशन और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल, या आप सभी को पता है, जस्ट उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The integral enumerated as integral a से लेके b f of x dx are those terms as definite integral, which can be interpreted formally as a signed area of the region in the plane that is bounded by the graph of the given function between 2 points in their real life। अब इसका मतलब क्या है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग रियल एक्सिस और हमारा जो ग्राफ है उनके बीच के एरिया को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने वर्ड यूज किया साइंड एरिया। साइंड एरिया का मतलब अगर कोई एरिया ऊपर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होगा। दैट इज नथिंग बट डेफिनेट इंटीग्रल। ये टर्म अब क्लियर रहेगा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाइज कि वो कहता क्या है। I'll take a pause for a few seconds. Let me know in the chat box कि definite integral
ये टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या कहता है ये डेफिनेट इंटीग्रल? आस्था जी चले गए, हमारी आस्था चली गई। बट इज द टर्म क्लियर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू। नाउ वी विल कम टू एन इंपॉर्टेंट टर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन था और जिसकी वजह से पीपीटी बना मैंने, दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अब कैलकुलस के अंदर एंटी डेरिवेटिव बोलो या फिर इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव बोलो, उसके लिए और एक टर्म है विच इज मोर साइंटिफिक टर्म, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव फंक्शन। ये प्रिमिटिव फंक्शन मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक में दिख जाता है, या फिर प्रिमिटिव इंटीग्रल, या फिर उसके लिए और एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। एफ is a differentiable function capital F whose derivative is equal to the original function small f। यही चीज आज हम लोग ने प्रूव किया। हम लोग ने क्या किया था? कैपिटल एफ यानी कि इंडेफिनाइट इंटीग्रल पहले ही लेक्चर में डिफाइन कर लिया था। आज हम लोग ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अंदर हम लोग ने ये देखा कि उस इंडेफिनाइट इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेने पे आपको मिलता है आपका ओरिजिनल फंक्शन स्मॉल एफ। और इसी के लिए बहुत सारे टर्म है, उसमें से एक टर्म है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। मोर सिंपल टर्म इज एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। और भी कुछ चीजें लिखी है। दिस कैन बी स्टैंडर्डली सिंबलाइज एज कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज अ एंटी डिफरेंशिएशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट का मतलब दिमाग में आप क्लियर होना चाहिए, इट इज टॉकिंग अबाउट एंटी डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं कि दिस कैपिटल एफ इज अ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेने पे मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। और ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के यूज करके हम लोग डिफाइन करता है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से लेके एफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी, एंड इट्स अपोजिट ऑपरेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी कि एंटी डेरिवेटिव का उल्टा क्या होगा? तो डेरिवेटिव लेना, which is the process of finding derivatives. So this is about indefinite integral. I hope कि कुछ ये टर्म थोड़ा क्लियर हो रहा है कि indefinite integral होता क्या। और कल जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये वर्ड क्यों यूज करता है, तो इज इट ओके नाउ? Just let me know in the chat box, if you need any more explanation somewhere. Okay, great, great है। लेकिन indefinite integral यानी कि एंटी डेरिवेटिव एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेने पे ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। कैसे डिफाइंड होता है तो अब हमें पता है। सो दिस इज अबाउट इनडेफिनाइट इंटीग्रल। द लास्ट वन जो अभी आज ही हमने पढ़ा, तो सेम डेफिनेशन है, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने सेम डेफिनेशन आपको भी दिया था। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब कि हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट लगाता है। जहां पे लिमिट कहां पे लगाता है? तो हम लोग एंड पॉइंट पे लगाते हैं लिमिट। अब ये एंड पॉइंट पे कहां जा सकता है लिमिट? इट कुड गो टू सम स्पेसिफाइड रियल नंबर, इंफिनिटी, या फिर माइनस इंफिनिटी पे जा सकता है। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ हम लोग लिमिट लगा सकते हैं, यानी कि ऊपर के अपर बाउंड को भी लिमिट है, लोअर बाउंड को भी लिमिट है, वो दोनों चीज हो सकते हैं। करेक्ट। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? अगर ये वर्ड सामने आता तो हमें पता चला कि दिस इज नथिंग बट अप्लाइंग लिमिट टू एन इंटीग्रेशन, यानी कि पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे फिर उस पर लिमिट लगाएंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। और कुछ नोटेशन जो आज ही हमने देखे, दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल दैट कुड बी पॉसिबल। उसके साथ साथ जो अब्यूज ऑफ नोटेशन था वो भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया कि अब्यूज ऑफ नोटेशन क्या होता है। उसका मतलब कि हम लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, अपर बाउंड में इन्फिनिटी या फिर लोअर बाउंड में माइनस इन्फिनिटी, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, दैट इज जस्ट अ नोटेशन। उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रल कर निकालो और इन्फिनिटी रख दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल को और अच्छे से देखेंगे, इन द सेंस ऑफ एग्जांपल्स, 3-4 एग्जांपल देखेंगे। बट फॉर दिस स्लाइड यू कैन थैंक्स विकिपीडिया, बिकॉज हर एक डेफिनेशन जो है वो विकिपीडिया के थ्रू मुझे मिला। करेक्ट। सो दिस इज